स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी डिमांडिंग वीडियो है। इसमें बहुत सारे हमारे साथियों ने कमेंट किया था कि बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए प्रश्नों को लेके आइए। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए यानी पीआरटी में, ये पीआरटी का क्वेश्चन है। पीआरटी में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके जीएस के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसमें आपको कुल पूरा का पूरा सेट देखने को मिलेगा, यानी 120 प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग जो है कॉपी और कलम लेके साथ में बैठ जाइए और आप जो है खुद से भी जवाब देने की कोशिश कीजिए और खुद को जांचिए कि आपका कितना जो है सवाल सही हो पा रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है और आपको पहले से कितना जो है पता है। तो चलिए शुरू करेंगे वीडियो को। आप लोग जो है तैयार हो जाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? गेस्टर, क्रेटर या धुआंरे? तो ज्वालामुखी जब फूटता है तो उसमें से निकलता है क्या? अंदर से मैग्मा निकलता है, और मैग्मा जब बाहर निकल जाता है तो उसका धुआं के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, 31 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? क्या वो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव या फिर चुंबकीय प्रभाव या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव? तो विद्युत फ्यूज का क्या काम करता है, यानी कि परिपथ में जब धारा की मान बढ़ जाती है तो परिपथ को भंग कर देता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो जब धारा का मान परिपथ में बढ़ जाता है तो ये धारा के उसमें प्रभाव के कारण जो तार है, जो फ्यूज का तार है, वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, गर्म होकर टूट जाता है। तो ये तापीय या उष्मीय भी हो सकता है। ठीक है, अगर उष्मीय भी रहेगा तो भी सही आंसर हो जाएगा और तापीय भी रहेगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती या राजेंद्र प्रसाद? तो उग्र कृषक नेता के बारे में बोला गया है। यहाँ पे जो राजकुमार शुक्ल है, ये 1917 में चंपारण में नील किसानों पर जो अत्याचार हो रहा था उन सभी बातों को ये महात्मा गांधी के सामने प्रस्तुत किए थे, लेकिन ये कोई नेता नहीं थे। ठीक है, वहीं पे अगर उग्र नेता की बात करें, कृषक नेता के बारे में, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था और 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसकी लाभ की प्रतिशत क्या है? यानी गणित से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको बताना है। यानी 39 दर्जन आम को बेचने से क्या होता है, 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 39 दर्जन आम बेचा, इसका मतलब 39 दर्जन जो है आम पहले खरीदा होगा। तो 39 दर्जन जो आम है, इसका सीपी जो होगा यानी कॉस्ट प्राइस, वो कितने एसपी के बराबर हो जाएगा? तो 13 दर्जन उसका फायदा होता है, यानी कि 26 दर्जन अगर वो बेचता है, यानी 39 में से 13 घटा देंगे तो 26 दर्जन बचेगा। 26 दर्जन का जो एसपी है यानी सेलिंग प्राइस है, वो 39 दर्जन के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाता है, क्योंकि 13 दर्जन उनको तो उनका क्या लाभ हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे तो सीपी अपॉन एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 26/39 हो जाएगा। यानी कि 26 में खरीदता है तो 39 में बेचता है। तो यहाँ पे अगर लाभ की बात करें तो कितने का लाभ होता है, 13 का लाभ होता है। ठीक है, 13 का लाभ होता है, कितने में होता है, तो 26 में, तो बटे में कर देंगे 26, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% से यहाँ पे कर देंगे गुना। 13/26 है तो 2 से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से ये 100 जब आपस में कैंसिल होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 50। यानी जो है जो बेचता है, बेचने पर 50% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत का, 50% का लाभ होता है। यहाँ पे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन में दिख रहा है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? क्या 1856 के खानदेश की जनजातियों ने, या फिर 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, या 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने? तो क्या बोला है कि नई कर व्यवस्था को, यहाँ पे नई कर व्यवस्था का विरोध किया गया था, तो ये किया गया था 1855-56 ईस्वी में। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था, बिहार के संथालियों के द्वारा किया गया था। तो बी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? गर्म खून के प्राणी की बात करना है। क्या वो दादुर है, जिसे टोड लिखा गया है? टोड जो है एक मेंढक का ही प्रकार है। क्या है, मेंढक का ही प्रकार है। ठीक है, यानी मेंढक ही इसको समझ लीजिए। मगरमच्छ, मछली, इनमें से गर्म खून किस में पाया जाएगा? तो देखिए जो जितने भी जलीय जीव होते हैं इनमें गर्म खून नहीं पाया जाता है। गर्म खून किस में पाया जाता है, तो जितने भी स्तनधारी हैं, जैसे मनुष्य हो गया, ठीक है, मनुष्य हो गया, विभिन्न जानवर हो गए जैसे गाय, बैल, बकरी, भैंस, और पक्षी जो होते हैं, पक्षी
ये भी क्या होते हैं, इनमें भी गर्म खून पाया जाता है। तो स्तनधारी हो गया और पक्षी हो गया, इनमें गर्म खून पाया जाता है। बाकी जितने भी जलीय जीव होते हैं, उभयचर होते हैं, इनमें गर्म खून नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे सारे के सारे दिया उभयचर दिया हुआ है, मगरमच्छ, मछली और दादूर। तो इसमें किसी में भी गर्म खून नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। देखिए, आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, और आनंद मठ में ही उन्होंने वंदे मातरम गीत को लिखा था। ठीक है, वंदे मातरम गीत किससे लिया गया था, उनके आनंद मठ पुस्तक से लिया गया था वंदे मातरम। और यही वंदे मातरम यानी कि आनंद मठ की रचना कब की गई थी, तो 1882 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ है, यानी जो सूखी बर्फ होता है जिसे हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठीक है, शुष्क बर्फ क्या है, कि वो ठोस नाइट्रोजन है या ठोस ऑक्सीजन है या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे और बताएंगे आप लोगों को मज़ा आ रहा है। क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है आपको पूछे गए हैं, तो आपको मज़ा आना ही चाहिए, और इन प्रश्नों को सोल्व भी कीजिए। तब आपको जो है अंत में आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप जो है पहली बार में कितने सवालों को हल कर पाए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, नेशनल पार्क, उसमें किसे सुरक्षा दी जाती है, केवल जंतु जात को, या फिर संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को, या फिर केवल पादप जात को। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जो बनाया जाता है ये हर एक चीज़ की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। उसमें रहने वाले पशु पक्षी हो गए, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हो गए, तो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा दिया जाता है। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड्स किस फिल्म को मिला। ठीक है, गोल्डन ग्लोब्स जो 2024 में इसको आयोजित किया गया था, इसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड किस फिल्म को मिला था, क्या वो द फ्लावर मून था, या फिर द होल्डवर्स था, या ओपनहाइमर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओपनहाइमर फिल्म को सबसे अधिक अवार्ड मिला था। अगला प्रश्न है, ओजोन के बारे में कुछ तथ्य है। ठीक है, ये उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करती है। तो ये उच्च तरंगदैर्घ्य नहीं बल्कि मध्यम तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण को अवशोषित करने का काम करता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ये वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है। तो ओजोन जो है एक अस्थायी गैस नहीं है। ठीक है, ये बनते रहता है ओजोन परत, और ये टूटते रहता है, तो ये अस्थायी नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ये मध्यमंडल में पाया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा ओजोन के बारे में, ओजोन जो है वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, और ये मध्य मंडल में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ओजोन के बारे में कोई भी जो है सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, क्या वो हाइड्रोजन सल्फाइड है, मीथेन है, या फिर हाइड्रोजन है। तो बायोगैस का जो प्रमुख घटक होता है वो होता है मीथेन। ठीक है, CH4। यहीं पे TRE 1 में पूछा गया प्रश्न था कि मीथेन गैस जो है वो किस फसल के मतलब खेतों से ज़्यादा मीथेन गैस बनता है। तो वो धान की फसलों से, धान का जो खेत होता है, धान का खेत से मीथेन गैस जो है वो बनता है। तो ये जो है हमारा आंसर होगा। वहीं पे पूछा जाता है कि LPG जो होता है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका मुख्य अवयव क्या होता है, यानी प्रमुख घटक LPG का क्या होता है। तो LPG का प्रमुख घटक होता है ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन होता है। इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला है, ग्रीनविच माध्य समय रेखा, यानी जो GMT है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, इससे भारत मानक समय रेखा कितना आगे है, यानी ग्रीनविच रेखा से भारत का मानक समय रेखा कितना आगे, ये बताना है। तो हमारा जो आप लोगों ने मोबाइल में भी देखा होगा, जब टाइम को सेट किए होंगे तो +5 और 30 इस तरह से, 5:30 जो होता है इस तरह से होता है भारत का मानक समय रेखा, यानी 5.5 घंटा मानक समय रेखा से आगे है। हमारा जो भारत मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय रेखा जो है वो 82 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट जो देशांतर होता है, पूर्वी देशांतर, उसे ही भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। और ग्रीनविच माध्य समय रेखा 0 डिग्री देशांतर को रेखा को कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है, क्या वो चीड़ के जंगल हैं, या फिर झाड़ियों के जंगल हैं, या बांज के जंगल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीड़ के जंगल में अधिक जो प्रजातियां हैं वो चीड़ के जंगल में निवास करती हैं।
बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला है 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दिवस, तो ये तो नहीं होगा। पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध, ये भी नहीं होगा। वातावरण से संबंधित जागरूकता, जी हाँ, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। और पृथ्वी दिवस के संबंध में यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो वातावरण से संबंधित जानकारी दी जाती है, जागरूक किया जाता है। वहीं पे बताइएगा कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है और 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च और 22 मई को बताइएगा। 22 अप्रैल को तो पृथ्वी दिवस मनाया ही जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस या अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इन सभी पॉइंट्स को आप अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? क्या वो ज्वालामुखी भूकंप है या भ्रंशमूलक भूकंप है या प्लूटोनिक भूकंप है? तो सबसे गंभीर और विध्वंसकारी भूकंप के बारे में बोला है तो वो हो जाएगा भ्रंशमूलक, यानी जो भ्रंशमूलक भूकंप होते हैं वो सबसे गंभीर होते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम, दूसरा और तीसरा। तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1930 ईस्वी में, और दूसरा हुआ था 1931 ईस्वी में, तीसरा हुआ था 1932 ईस्वी में। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें कांग्रेस के सदस्य जो है वो भाग नहीं लिए थे। दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था इसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे, और तीसरा में महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे। सिर्फ महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और इन तीनों के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। तो यहाँ पे बोला उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। कौन था उस समय? लॉर्ड इरविन भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 30, 38 और 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है। ठीक है, यानी 5 अंकों की ऐसी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो अगर ऑप्शन में देखें तो 5 अंकों की संख्या ये है और ये है, ये तो 4 अंकों की संख्या, ये हमारा आंसर हो नहीं सकता है। अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, इसको बनाने का तरीका तो ये है कि हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद जो भी संख्या आएगा उस संख्या को हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे गुना करके, और उसमें लास्ट में 2 जोड़ देंगे। लेकिन हमें यहाँ पे अभी ऐसा नहीं करेंगे, लंबा प्रोसेस में नहीं जाना है, बस शॉर्ट प्रोसेस में जाना है। 2 शेष बचता है तो हम इन दोनों में से 2 माइनस कर देते हैं। तो 2 माइनस करेंगे तो 11,396 हो जाएगा, और यहाँ पे 11,400 हो जाएगा। ठीक है, 11,400 हो जाएगा। तो ये दोनों ही 5 अंकों की संख्या है। 2 शेष बचने के बारे में बोला था, तो 2 शेष बचता तो उस शेष को हम लोग घटा दिए, अब बचेगा ही नहीं शेष। अब देखिए, इन सभी में से, इन दोनों में से कौन सी संख्या इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाता है? तो अगर आप देखिएगा 30 से 40 से, तो इनके लास्ट में 0 है, यानी कि कोई ऐसी संख्या को ये काटेगा जिसके लास्ट में 0 होगा। तो इन दोनों में किसके लास्ट में 0 है? तो 11,400 में 0 है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। अगला प्रश्न है शांत घाटी यानी साइलेंट वैली जो है किस राज्य में स्थित है? क्या वो केरल में है, मध्य प्रदेश में है या फिर छत्तीसगढ़ में है? तो शांत वैली है केरल में। कहाँ पे है? साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है CO2, जलवाष्प या SO2। तो जो अम्लीय वर्षा होता है इसका मुख्य कारण क्या होता है? CO2 भी होता है और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। इसलिए जो है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में है। अगला है संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? यह त्रिस्तरीय है, इनमें सीलोमिका गुहा होती है, इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु है। तो अगर इनके बारे में देखें संघ इकाइनोडर्मेटा के बारे में, तो सारे के सारे ही जो यहाँ पे कथन दिए गए हैं इनके लिए सत्य हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त में से इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो पृथ्वी में कभी भी समाप्त हो ही नहीं सकता। कोयला तो समाप्त होने वाला है तो नवीकरणीय नहीं है, नाभिक ईंधन भी समाप्त होने वाला नवीकरणीय नहीं है, पेट्रोलियम भी नवीकरणीय नहीं है।
इस प्रकार से देखें तो यहाँ पे कोई भी नवीकरणीय संसाधन नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन ई में। अब अगले अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है, निम्न में कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? देखिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है बनाया गया था और इसका अध्यक्ष बनाया गया था फजल अली को। किसको? फजल अली को बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अगर सदस्यों की बात करें तो KM पानीकर भी इसके सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू भी थे और फजल अली भी थे। तो ये सारे के सारे इनके सदस्य थे। तो उपयुक्त में से इसका एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि डी ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? क्या थायराइड है, पिट्यूटरी है या लेक्रीमल है? तो अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो थायराइड और पिट्यूटरी, ये दोनों ही ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि सभी ग्रंथियों को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। तो इनमें जो अंतःस्रावी नहीं है यानी कि बाह्य स्रावी है वो है लेक्रीमल। कौन सा है? लेक्रीमल है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, जो इन सब में अलग है उसको चुनना है। क्या वो मुंबई है, सहारनपुर है या कोलकाता है? तो आप दिमाग लगाइए, इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। देखिए अगर आप गौर करेंगे तो मुंबई जो है एक राजधानी शहर है और कोलकाता भी जो है ये राजधानी शहर है, लेकिन सहारनपुर जो है ये राजधानी नहीं है। तो सहारनपुर इन दोनों में से थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो बी जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एन एम का भाई है, के एम की बहन है, पी ओ का भाई है और ओ एन की बेटी है, तो पी का चाचा कौन है? इस तरह के सवालों को हमको ध्यान से बनाना पड़ेगा। देखिए क्या बोला है, एन एम का भाई है, एन जो है वो क्या है? भाई है। तो भाई है, जो भी मेल होगा उसके लिए हम लोग प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो एन जो है वो भाई है किसका? एम का। तो इन सभी को एक ही लेवल में रखेंगे, ठीक है। एन और एम जो है क्या है आपस में? एन जो है भाई है एम का, और के बोला है, के जो है एम की बहन है। तो यहाँ पे के के बारे में बोला गया है, एम की बहन है, तो बहन भी है तो इसको एक ही लेवल में रखेंगे। बहन है, के क्या है? एम की बहन है, तो बहन है तो इसका चिन्ह कर देंगे माइनस में। उसके बाद आगे बोला है पी ओ का भाई है। एक फिर से क्या बोला है कि पी जो है वो ओ का भाई है। पी क्या है? भाई है, तो पी के साथ प्लस रखेंगे और ओ के साथ लेवल में रखेंगे। आगे बोला है कि ओ जो है एन की बेटी है। ओ क्या है? एन की बेटी है। तो यहाँ पे अगर हम एन की बेटी लेंगे तो उससे नीचे लेवल में चलेंगे, ठीक है, नीचे लेवल में चलेंगे बेटी के लिए। तो ओ जो है क्या है? ओ जो है एन की बेटी है, तो ओ के लिए यहाँ पे हम माइनस करेंगे। और ओ के साथ पी का क्या संबंध है? तो पी जो है ओ का क्या है? भाई है। तो भाई है तो यहाँ पे प्लस, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे किया था। तो इसको अब इससे काम नहीं है, यहाँ पे इसको सेट कर दिए। आगे बोला है कि पी का चाचा कौन है, ठीक है। पी और वो ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन है, और इसका बाप जो है वो एन है। तो बोला है कि पी का चाचा कौन है, तो पी का के जो है ये क्या है? उसकी फुफ्फी है, यानी उनके पिताजी की बहन है ये। लेकिन एम कौन है? तो एम का यहाँ पे जेंडर यानी इनका लिंग के बारे में यहाँ पे कोई भी दर्शाया नहीं गया है कि ये जो है कोई लड़का है या फिर लड़की है। तो एम जो है चाचा हो सकता था अगर वो प्लस में होता, ठीक है। बीपीएससी ने इस सवाल को गलत माना है क्योंकि इसमें जेंडर का निर्धारण नहीं है, तो गलत मान के इस सवाल को बीपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। तो अगर फिलहाल के लिए देखें तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो सकता है, वरना इसमें आपको नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य वर्णित है? बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों के रिहाई को चुनौती दी। ये बात बिल्कुल सही है बिल्किस बानो के लिए। अगला है कि 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया था। ये भी बिल्कुल सही है। 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया था। ये भी सही है। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया ने निर्णय दिया था। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि सारे यहाँ पे ऑप्शन सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 18 फरवरी 2024 को श्री हरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाएगा? क्या दूरसंचार के लिए, या पड़ोसी देशों के सैन्य गतिविधियों की जानकारी के लिए, या फिर मौसम विज्ञान के क्षेत्र में? तो इनसैट 3D का जो उपयोग यहाँ पे किया जाएगा वो मौसम विज्ञान के क्षेत्र में किया जाएगा। तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा।
बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। तो यहाँ पे अगला है, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था। यानी 2016 में क्या हुआ था, उपचुनाव हुआ था कुछ राज्यों में, और उनमें से इस मतदान को निरस्त कर दिया गया था, वो किस राज्य के द्वारा किया गया था वो बताना है। क्या तेलंगाना के द्वारा, केरल या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कभी दूरी जो है बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिक दूरी होती है तो इसे क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसौर। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का जो है कम हो जाना, ठीक है, न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। तो यहाँ बोला है कि अधिकतम दूरी होगा तो क्या होगा, तो अपसौर होगा। ठीक है, अपसौर, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है जंगलों के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, या फिर समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, या घास के मैदानों के पारिस्थितिक तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। तो इसमें अगर देखिएगा तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पे सही नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बीपीएससी ने यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है बृहद एवं उच्च स्रोत है, यानी सबसे अधिक यहाँ पे ऑक्सीजन का स्रोत बोला है। तो इनमें कोई एक ऑप्शन सही होगा, और उनमें से जो बीपीएससी के द्वारा माना गया है वो बी ऑप्शन को सही माना गया है। यानी जो समुद्र के पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो इसमें सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन मिलता है इससे। यहाँ पे अगला प्रश्न है गणित का, कि 18 बटे इतना दिया हुआ है, 4 बटे इतना, इस तरह से इसका जो है मान निकालने बोला है। इसका मान आप कैसे निकालेंगे, प्रश्न तो काफ़ी लंबा लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा बनाइएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। इसमें क्या करना है, प्रत्येक का आपको परिमेयकरण करना है। 18 और बटे में यहाँ पे क्या है, 5 प्लस रूट 7, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 प्लस रूट 7 को हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। जब परिमेयकरण कर देंगे तो इसको गुना क्या करेंगे, 5 माइनस रूट 7 से, और नीचे में क्या लिखेंगे, 5 माइनस रूट 7। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो 18 इंटू 5 माइनस रूट 7 बटे में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूले में आएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25, और रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7। तो 25 में से 7 घटा 18, ये 18 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 5 माइनस रूट 7 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 5 माइनस रूट 7 बचेगा। तो आप देखिएगा कि हर एक ऑप्शन में ऐसे ही बचेगा, यानी चिन्ह का खाली यहाँ पे अलग कर देना है। जैसे 5 प्लस रूट 7 है तो यहाँ पे 5 माइनस रूट 7 कर देंगे। अगला वाला में भी सेम उसी तरह से होगा, तो यहाँ पे क्या है, प्लस करेंगे, प्लस, चूंकि प्लस का चिन्ह सब में है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस करेंगे और क्या करेंगे, रूट 7, फिर माइनस हम क्या करेंगे, रूट 3 कर देंगे, यानी चिन्ह को बदल के यहाँ पे जोड़ के रूप में लिख देंगे। उसी प्रकार से इसको करेंगे, रूट 3 और माइनस रूट 2 करेंगे, और प्लस जो है, प्लस क्या करेंगे, रूट 2 माइनस 1 करेंगे। तो देखिए ये रूट 2 प्लस में, रूट 2 माइनस में कैंसिल, रूट 3 प्लस में, रूट 3 माइनस में कैंसिल, रूट 7 और रूट 7 आपस में कैंसिल, तो बचा क्या, 5, और यहाँ पे बचा -1। तो 5 और -1, 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला है, लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी। कर्जन वाइली की हत्या के बारे में कहा गया है, क्या वो बीडी सावरकर ने किया था, या उधम सिंह, या फिर मदन लाल ढिंगरा। तो कर्जन वाइली के बारे में जब भी आएगा तो उससे संबंधित है मदन लाल ढिंगरा। इन्होंने कर्जन वाइली की हत्या कर दिया था लंदन में जाके। लेकिन यहाँ पे आप जो बी नंबर में देख रहे हैं उधम सिंह, इन्होंने भी लंदन में जाकर के किसको मारा था, तो जनरल डायर को, यानी माइकल ओ डायर, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो मुख्य कारण माना जाता है, इन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था माइकल ओ डायर ने, और उधम सिंह ने लंदन में जाकर के माइकल ओ डायर को गोली मारा था। तो ये दोनों ही प्रश्न, ये दोनों ही जो हैं यहाँ पे ऑप्शन में, ये भी गोली मारने वाले हैं, ये भी हैं। तो कर्जन वाइली से संबंधित है मदन लाल ढिंगरा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था। देखिए, ऑपरेशन बरगा जो है पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार के लिए, ठीक है, भूमि में जो सुधार के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसको ऑपरेशन बरगा नाम दिया गया था। ये पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार से संबंधित है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार से। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है। वानस्पतिक मतलब क्या है कि जो है पेड़ पौधों का हार्मोन है, पादप हार्मोन जिसे कहते हैं। तो क्या वो साइटोकाइनिन है, इंसुलिन है, या एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन जो है ये मादा जनन हार्मोन है, तो ये वानस्पतिक में नहीं आएगा।
इंसुलिन क्या है? एक मानव हार्मोन है जो चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। साइटोकाइनिन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, ये 5 जो है 5 पादप हार्मोन है, ठीक है, वानस्पतिक हार्मोन। तो इनमें साइटोकाइनिन है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। देखिए इस तरह के प्रश्न आपको एक तो पूछे ही जाएंगे, चाहे वो वर्ग से पूछे चाहे फिर आयत से पूछे। टीआरई 1 में आपको वर्ग से प्रश्न देखने को मिला था कि इसमें जो है आकृति में वर्गों की संख्या निकालना है। टीआरई 2 और 3 में आयत की संख्या निकालने के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। देखिए इस आकृति में बोला है कितने आयत हैं, तो इसको आप ऐसे कीजिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसमें आयत की संख्या गिनने के लिए हमको क्या करना होता है? देखिए एक वर्ग भी क्या होता है? आयत होता है। एक वर्ग क्या होता है? एक आयत होता है। तो इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे हमें एक आकृति दिख रहा है आयत, यहाँ पे दूसरा दिख रहा है, तो 1 + 2 इधर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ देंगे। और उसी प्रकार से अब हम क्या चलेंगे, यानी एक बार चले हॉरिजॉन्टली, एक बार वर्टिकली चलेंगे। तो वर्टिकली में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। यानी इधर भी आया 3, इधर भी आया 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 9 हो जाएगा। यानी इस आकृति में 9 आयत देखने को मिलेंगे। कितने आयत? 9 आयत देखने को मिलेंगे। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है क्या दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, या फिर लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से, या सूर्य से? तो वायुमंडल जो है वो दीर्घ पार्थिव यानी जो अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश होते हैं, तो उनमें से वह अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है? ठीक है, अर्थपूर्ण क्रम। तो अगर इसको देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, साक्षात्कार, नियुक्ति, चयन, विज्ञापन या आवेदन। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी चीज़ का विज्ञापन आता है यानी नोटिफिकेशन आता है, तो सबसे पहले में हमारा जो कूट है वो 4 नंबर आएगा। उसके बाद विज्ञापन के बाद क्या होता है, तो आवेदन होता है, यानी लोग आवेदन करते हैं, 5 होगा। आवेदन के बाद क्या होता है, साक्षात्कार, नियुक्ति या फिर चयन। तो पहले होता है साक्षात्कार, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, चयन होता है, तो उसके बाद 3 आएगा। सबसे लास्ट में क्या होता है, नियुक्ति होता है। तो 4 5 1 3 2, 4 5 1 3 2 आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? क्या वो सेतु समुद्रम जल यात्रा नहर है, या शारदा नहर, या फिर इंदिरा गांधी नहर? तो इनमें सबसे लंबी नहर जो है वो है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है इसका अधिकांश भाग राजस्थान में देखने को मिलता है, लेकिन हरियाणा और पंजाब में भी इसके कुछ भाग हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, ठीक है। यानी कि एक घड़ी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए एक घड़ी है, तो घड़ी में क्या होगा, यहाँ पे 12 बजेगा, यहाँ पे 6 बजेगा, यहाँ पे 9 बजेगा और यहाँ पे 3 बजेगा। तो बोला है कि घड़ी जो है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो गया, 4 5। तो इस प्रकार से बोला है कि 12 बजे चलना शुरू करती है, यानी यहाँ से चलना शुरू करती है, और 5:10 में, यानी 5 बज के यहाँ पे इतना में 5:10 में वो कितने डिग्री का कोण में घूम जाएगा, उसका जो घंटे का सुई है। तो देखिए जो घंटे का सुई होता है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण घूमता है। तो 5 बजे तक बोला है, 12 बजे से 5 बजे तक कितना घंटा घूमेगा, तो 5 घंटा घूमेगा। 5 घंटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, 30 से गुना करेंगे, तो 5 × 15 यानी 150 डिग्री का कोण बनाएगा। वो कितना का बनाएगा, ठीक है, 150 डिग्री का कोण बनाएगा। लेकिन बोला है 10 मिनट, तो जो घंटे की सुई होती है वो प्रत्येक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो 10 मिनट में 10 का आधा कर देंगे, 5 डिग्री का कोण बनाएगा मिनट की सुई से। तो 150 और 5 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा। यानी जो घंटे की सुई कोण बनाएगी वो 155 डिग्री की कोण बनाएगी, जो कि बी ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला। देखिए जब भी उत्तर डायरेक्शन वाला प्रश्न है, आपको हमेशा जो है उत्तर ऊपर की तरफ मानना है, दक्षिण नीचे की तरफ। तो 20 मीटर चलता है, वो किस तरह, उत्तर की तरफ चलता है 20 मीटर। तो 20 मीटर लिख देते हैं, यहाँ से शुरू करता है और 20 मीटर ऊपर चलता है। तब बाएं मुड़ा, फिर वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चला। तो बाएं मुड़ता है इस प्रकार से, फिर 10 मीटर चलता है, तो 10 मीटर चल गया बाएं मुड़ करके। फिर वो पुनः दाएं मुड़ा, इधर से चल करके फिर पुनः दाएं मुड़ा, यानी उत्तर की तरफ मुड़ जाता है। तो दाएं मुड़ता है और फिर 20 मीटर चलता है, तो इधर फिर वो 20 मीटर चलता है। फिर यहाँ से फिर वो दाएं मुड़ता है, तो यहाँ से अगर दाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, ठीक है। इधर मुड़ के कितना चलता है, तो 10 मीटर। देखिए इधर गया था 10 मीटर, इधर आता है फिर वो कितना, तो 10 मीटर। तो वो इसके सीधा में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा।
तो अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से 20 मीटर गया इधर, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, तो 20 मीटर। कुल मिला के देखें कितना हो जाएगा दूरी, तो 40 मीटर हो जाएगा। 40 मीटर बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवालों को तो गलत कीजिएगा ही मत, या आसान काफ़ी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग को सतर्क रखना होता है। अगला है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। गुइंडी जो है क्या वो तमिलनाडु में है, तो बिल्कुल ये जो है मिलान सही है। भगवान महावीर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बिहार में है, तो ये गलत है। भगवान महावीर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गोवा में है। कहाँ पे है, गोवा में है। ये प्रश्न TRE 2 में भी पूछा गया था कि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ध्यान रखना है गोवा में है। अगला है बलपक्रम जो है वो मेघालय में है, तो जी हाँ बिल्कुल सही है। इस प्रकार से इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, तो बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र में लुप्त मान x के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या तर्क के आधार पर आएगा, यानी यहाँ पे हमें x के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा ये बताना है। देखिए अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा कि 3 का यहाँ पे 9 किया गया है, तो 3 गुना किया गया है, 3 का 3 गुना किया है, तो उसी प्रकार से 4 का 3 गुना करके यहाँ पे कितना लिखा गया, 12। 3 का 3 गुना करके 9 लिखा गया है, तो 4 का 3 गुना करके 12 लिखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा तो 3 का 75 किया गया, तो 3 का कितना गुना करेंगे, 75 होगा, तो 25 गुना करेंगे। 3 का 25 गुना करेंगे तो 75। उसी प्रकार से हमको 2 का क्या करना है, 2 का 25 गुना करना है, तो 2 का 25 गुना हो जाएगा 50। ठीक है, तो x के जगह में क्या आएगा, 50 आएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था। अगर बात करेंगे बंगाल के विभाजन के बारे में, तो ये किया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में। लेकिन यहाँ पे बोला है कि कब वापस लिया गया था, तो वापस लिया गया था 1911 में, और उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय थे, इन्हीं के काल में बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था। अगला प्रश्न है, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है क्या पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, या फिर हिमशैले का पता लगाने के लिए, या समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए। तो सोनार जो तकनीक होता है इसका प्रयोग किया जाता है इन सभी के लिए, यानी कि समुद्र में कहीं पे पहाड़ है, या फिर कहीं पे हिमशैल है, या समुद्र का गहराई कितना है, इनमें तरंगों को भेजा जाता है, ध्वनि तरंगों को, और जब वो वापस लौटता है तो इससे पता लग जाता है कि कितने समय में वापस लौटता है, और दूरी का यहाँ पे अनुमान लग जाता है। तो सोनार तकनीक का प्रयोग किया जाता है दूरियों का पता लगाने के लिए जल के अंदर। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम है क्या वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हैं, या फिर उत्पादक हैं। तो जो कीटभक्षी पौधे हैं ये तो होते पौधे हैं लेकिन खाते हैं कीटों को अपने आप अंदर ट्रैप कर लेते हैं और खा जाते हैं। लेकिन इनका अगर पौष्टिक स्तर की बात करें तो इन्हें उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार निम्न में से किस एक का संबंध बीमारी से है। यानी दुर्घटना से बचने के लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए, यानी दुर्घटना से बचना है तो सावधानी बरतना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से बीमारी से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो स्वच्छ रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्वच्छ रहना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, सही आंसर होगा बी ऑप्शन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती है या घटती है। कोई संख्या क्या करता है, पहले 5% घटाया जाता है। तो मान लेते हैं वो संख्या है 100, क्योंकि जब भी 100 को लेंगे तो हमारा हिसाब यहाँ पे आसानी से मिलेगा। तो इसमें 5% अगर घटाते हैं तो ये कितना हो जाता है, 95% हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, 10% बढ़ाते हैं। किसमें बढ़ाते हैं, 10%। तो जिसमें 5% जिसको हम कम करके जो हुआ इसमें हम 10% को बढ़ाएंगे। तो 95 में जब 10% को बढ़ाएंगे तो 95 में 9.5 जो है और भी अंक जुड़ जाएगा, तो यानी हो जाएगा 104.5। कितना हो जाएगा, 104.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा 104.5% हो गया। तो बोला है कि इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती या घटती है। तो जो प्राप्त संख्या हुआ वो 104.5% हुआ, तो 100 में से कितना बढ़ा ये, तो 4.5% बढ़ गया। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो सी है उसका सही आंसर हो जाएगा, 4.5% की बढ़ोतरी होती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई क्या वो जून 1934, जुलाई 1934 या फिर मई 1934। तो कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना हुआ था सितंबर
सितंबर 1934 में हुआ था। ठीक है, इनमें से कोई भी सितंबर 1934 नहीं है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अविरत का क्रमांक यानी जो है वो 25वां है, तो अंत से उसका क्रमांक क्या होगा। यानी एक क्या है, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं तो उनका क्रमांक जो आता है, यानी उनका रोल नंबर 25वें नंबर पे आता है। यानी शुरू से हम चलेंगे तो उनका 25वें नंबर पे रोल नंबर आता है, यानी 25वां व्यक्ति जो है वो है। उसके बाद और कितने लोग होंगे, तो उसके बाद जो है और 25 लोग होंगे। तो बोला है कि इसका अंत से क्रमांक क्या होगा, तो इधर से अगर हम आएंगे तो 25 आदमी को पार करके आएंगे, यानी इसका जो रैंक होगा इधर से अंत से वो क्या होगा, 26 नंबर पे होगा। तो अंत से इसका 26वां स्थान होगा, जो कि ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, यानी सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में कौन सा है। डीएमके के 16 सांसद निलंबित हुए हैं, टीएमसी के 13 सांसद निलंबित हुए हैं, या कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो हमें दिए गए हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे गलत हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। काफी आसान सा क्वेश्चन पूछा है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और महात्मा गांधी के अगर आध्यात्मिक गुरु की बात करें, जिन्होंने उन्हें अध्यात्म की शिक्षा दी, वे थे कौन, नारायण गुरु थे। कौन थे, नारायण गुरु ने उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, मृदा का पलबार करना संबंधित है, या क्या खरपतवार को बढ़ने से रोकना, या फिर मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, या मृदा की नमी को बनाए रखने से। तो मृदा का पलबार जो है इन सभी बिंदुओं से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला यहाँ पे पूछा गया है कि √44 नवासी का मान जो है वो 67 दिया हुआ है, तो हमें इन सभी का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया हो तो उसका मान 67 आया, तो बोला 44.89, इसका कितना आएगा, तो इसका आ जाएगा 6.7। इसका मान कितना आएगा, 6.7 आएगा। अब इसमें देखिए इन दोनों मतलब कि 44 89 से पहले पॉइंट है, यानी इसका जो है वर्गमूल कितना आएगा, 0.67 आएगा, 0.67। उसी प्रकार से अगला वाले का क्या आएगा, तो 0.067 आएगा। और उससे अगला वाले का क्या आएगा, तो 0.0067 आएगा। इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 6 13 का 3 आएगा, फिर हासिल 1, और 7 8 6 14 का 4 आएगा, फिर हासिल 1 बचेगा। ठीक है, 1 और 7 8 6 14 का 4 बचेगा, और फिर हासिल 1 और 6 7। इस प्रकार से देखेंगे तो 7.4437 आता है। कितना आता है, 7.4437 आता है। ये सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला है, देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण यानी वीवीपीएटी निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो यह अस्तित्व में आया था 2013 में, इसलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मानित से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे। ठीक है, सबसे क्या निर्विरोध और सर्वसम्मानित राष्ट्रपति हुए थे, क्या वो नीलम संजीव रेड्डी थे, या डॉक्टर राधाकृष्णन थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ था और भारत का संविधान लागू हुआ था, तो उस समय भारत में एक राष्ट्रपति का चयन किया गया था। वो राष्ट्रपति निर्वाचित कौन हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे, और ये निर्विरोध हुए थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न है, मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो अगर फोकस दूरी में परिवर्तन करना है तो नेत्र लेंस की लंबाई को या तो बढ़ाना पड़ेगा या फिर घटाना पड़ेगा। तो ये लंबाई को बढ़ाने का और घटाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, सिलियरी मसल्स के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा शब्द जो है वो कारपेंटर से नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा PAINTER, तो P तो इसमें है, A भी है, और I आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, यानी ये नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, अगला है कारपेट, तो CARPET इसमें मिल रहा है, ये बनाया जाएगा। REPENT ये भी बनाया जाएगा, ये भी शब्द बनाया जाएगा। तो कौन सा नहीं बनाया जाएगा, ए नंबर हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है।
यानी किस नदी के किनारे टी पार्क बनाना चाहते हैं बंगाल सरकार? क्या वो हुगली नदी के किनारे या फिर ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुगली नदी, जो कोलकाता से होकर के बहती है। इसी हुगली नदी के किनारे टी पार्क बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए गए समुच्चय में से उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय में किया गया है। यानी इस नियम में से हमें यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढना है कि इस नियम पर कौन आधारित है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो 6 के बाद 18 है, 18 के बाद 54 है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे गौर करेंगे तो 6 का 3 गुना करने से 18 होगा और 18 का भी 3 गुना करने से 54 होगा। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पे खोजना है आंसर में। 15 का अगर 3 गुना करते हैं तो 45 होता है और 45 का 3 गुना करते हैं तो 135 होता है। ये जो है हमारा बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अब अगला भी देख लेते हैं। तो 20 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे 60 होना चाहिए, नहीं है, गलत हो जाएगा। 12 का 3 गुना करेंगे तो 36 होना चाहिए, 36 यहाँ पे नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है? ठीक है, सरल ब्याज की दर से बोला है, 24 वर्षों में 7 गुना हो जाता है। देखिए, कोई भी अगर धनराशि 7 गुना होती है, इसका मतलब उसमें 600% का वृद्धि देखने को मिला है। 600% उसमें बढ़ा है। 7 गुना होने का मतलब क्या हुआ है? वो तो 100% वो ही है, उसमें कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है? तो 600% का वृद्धि हुआ है। 600% का वृद्धि हुआ है 24 सालों में, तो 24 से कर देंगे भाग, और जब इसको भाग करेंगे तो 25% हमारा सालाना वृद्धि आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा, जो कि है बी ऑप्शन में। अगला प्रश्न है, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बीता हुआ कल। यहाँ पे आज मान लेते हैं, ये आज है, तो बीता हुआ कल यहाँ पे होगा, और उससे पहले का दिन, इससे पहले का दिन जो है वो सोमवार है, वो जो है सोमवार है। तो उसके बाद क्या होगा? मंगलवार होगा, और उसके बाद क्या होगा? आज का दिन क्या होगा? बुधवार होगा। तो बोला है आने वाला कल का अगला दिन क्या होगा? तो बुधवार के बाद क्या आएगा? बृहस्पतिवार आएगा, और उससे अगला दिन पूछा है, तो बृहस्पतिवार के बाद कौन सा दिन आएगा? तो शुक्रवार आएगा। ठीक है, हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? शुक्रवार होना चाहिए। तो बताइए किस ऑप्शन में है शुक्रवार? तो शुक्रवार यहाँ है ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला है, निम्न में कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है? ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम बोला है, केवल लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल या काराकोरम। देखिए, आपको हम यहाँ पे फिगर के माध्यम से बता देते हैं। ये 4 जो श्रेणियां हैं ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अगर दक्षिण से उत्तर में चलें तो दक्षिण में सबसे पहले पीर पंजाल श्रेणी देखने को मिलता है। कौन सा? पीर पंजाल देखने को मिलेगा। पीर पंजाल के बाद आपको देखने को मिलेगा जास्कर श्रेणी। कौन सा? दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा जास्कर श्रेणी, और तीसरे नंबर पे देखने को मिलेगा लद्दाख श्रेणी तीसरे नंबर पे। उसके बाद सबसे अंतिम जो है वो है काराकोरम श्रेणी। तो इस प्रकार से सबसे उत्तर में आ गया काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। लेकिन बोला है कि दक्षिण से उत्तर जाना है, तो दक्षिण से उत्तर में पहले पीर पंजाल आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर लद्दाख आएगा, लास्ट में काराकोरम आएगा। तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस फिगर को आप याद रख लीजिए, कॉपी में भी नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे सवाल आपके देखने को मिलते हैं अक्सर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन क्या धातु के निष्कर्षण में, या विद्युत बल्ब में, या कुचालक? तो देखिए, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट जो जलने का काम करता है विद्युत बल्ब के अंदर, यही जलने वाली चीज टंगस्टन होती है। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया। इसमें 7 पेलोड लगे हुए थे। आदित्य L1 में यान के डेक पर एक मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है। आदित्य L1 में विजिबल एमिशन लाइट कोरोनोग्राफ प्रतिदिन 1440 फोटो पृथ्वी पर भेजेगा। तो बोला है कि इनमें से कौन सा जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो ये जो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे कथन, ये सारे ही आदित्य L1 के लिए ठीक हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि 6 और 7 यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, इसका मान अगर 2 है, इसका मान 5 है, इसका मान 0 है, तो 6 और 8 का मान क्या होगा? तो यहाँ पे आप संबंध खोजने की कोशिश कीजिए कि इन दोनों में क्या संबंध दिखाया गया है। अगर अंतर देखिएगा तो 6 और 7 में 1 का अंतर आता है, जो कि यहाँ पे मैच नहीं बैठेगा।
और जोड़ने से भी अगर 6 और 7 को जोड़ते हैं तो 13 आता है। तो 13 यहाँ पे 2 दिया हो जो कि यहाँ पे संबंध नहीं बैठेगा। तो एक काम करते हैं, दोनों को करते हैं गुना। 6 और 7 का गुना करेंगे तो कितना होता है 42। तो 42 का इकाई अंक है 2, यहाँ पे 2 लिखा गया है। 3 5 है 15, 15 का इकाई अंक क्या होता है 5 होता है, तो यहाँ पे 5 लिखा गया है। 8 और 5 का गुना करने से 40 होता है, 40 का इकाई अंक 0 होता है, तो 0 लिखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 6 और 8 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, और 48 का इकाई अंक क्या होता है 8, तो 8 है बी ऑप्शन में, इसलिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या क्या होगी। ठीक है, यानी कि 30 दिवसीय महीने में पहला जो दिन होगा वो रविवार होगा। तो जब पहला दिन रविवार होगा तो महीने में 5 रविवार होगा। कितना रविवार होगा 5, और रविवार को 680 लोग देखने आते हैं और बाकी दिनों को 332 लोग देखने आते हैं। तो अगर 30 दिनों का औसत देखेंगे तो 30 दिनों का औसत 332 है। ठीक है, 332 मान लेते हैं। बाकी अब संडे का हम क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। संडे में कितना ज़्यादा होता है अक्सर दिनों से, तो 680 होता है जो कि 332 से कितना ज़्यादा है, तो 348 ज़्यादा है। 348 जो है ज़्यादा कितना दिन आएगा, तो 5 दिन जो है, यानी 5 संडे होगा तो 5 दिन करके 348 दर्शनार्थी ज़्यादा आएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ यानी 30 दिनों के औसत में लाने के लिए इसको 30 से डिवाइड करेंगे। जब इन दोनों का गुना करेंगे 34 और 8 का, यानी कि 348 का, तो ये कितना आ जाएगा 1740 आ जाएगा। ठीक है, गुना करने पर कितना आ जाएगा 1740 आ जाएगा। और इसको हम 30 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 आपस में कैंसिल, 3 5 15, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो 3 8 24, यानी इसका जो औसत में जो है 58 अधिक कर देंगे, यानी संडे वाला दर्शनार्थियों को। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 390 आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा 390 आएगा। 390 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का क्या कारण है। क्या लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून, या पश्चिमी विक्षोभ। तो शीत ऋतु में जो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो मानसून का लौटना कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मानसून का लौटना। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब लौटती है इसी कारण से बारिश होती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्या में कौन सी एक संख्या आएगी। यहाँ पे प्रश्नवाचक संख्या के स्थान में क्या आएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले श्रृंखला को देखिए, 17 को 27 किया गया है, यानी 10 प्लस किया गया है। अगला देखिएगा 27 को 38 बनाया गया है, यानी 11 इसमें जोड़ा गया है। 38 से 50 किया गया है, यानी 12 इसमें ऐड किया गया है। और 50 से 63 बनाया गया, 13 ऐड किया गया है। तो 63 में हम भी क्या कर देंगे 14 ऐड कर देंगे। जब 14 ऐड करेंगे 63 में तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। 77 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है, क्या वो चढ़ाई है, वन रोपण है, या वनोन्मूलन है। तो बाढ़ को रोकना है, चढ़ाई मतलब क्या होता है चढ़ाना, यानी पशुओं को चराना। चराने से क्या हो जाएगा, पेड़ पौधों को नष्ट कर देगा, जिससे मिट्टी का कटाव होगा, बाढ़ नहीं रुक सकता है। वन रोपण, वन को जितना रोपिएगा बाढ़ से इसको मतलब बचा जा सकता है। तो वन रोपण इसके लिए ठीक है। वनोन्मूलन मानी वनों का काटना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। ऐसा ही प्रश्न जो है पीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था। तो देखिए ऐसे ही प्रश्न आपको बार बार घूम घूम के देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो देखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, यानी जब से आज़ादी मिली है, देश को संविधान लागू हुआ है, तब से लेकर के 2024 तक बिहार में कितने मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने लोग, क्या वो 23 लोग हैं, 25 हैं, या फिर 21 लोग हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 23 लोग हैं। कितने लोग हैं 23 लोग हैं। अगला प्रश्न है कि उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, यानी एक बड़ा सा वृत्ताकार मैदान है, उसका व्यास मांग रहा है। उसका जो यानी कि बड़ा वृत्ताकार जो है इसको मान लेते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर, यानी बड़ा आर मान लेते हैं। यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, एक छोटा वृत्त है जिसका त्रिज्या है 8 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आर है उसका 8,
तो 8 का कर देंगे स्क्वायर, और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, तो 36 पाई मीटर स्क्वायर, 36 पाई मीटर स्क्वायर का एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। तो इन दोनों के बराबर होगा इसका क्षेत्रफल। तो देखेंगे इसमें जो है आर का मान क्या आता है। तो पाई आर स्क्वायर करेंगे और इसका 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो पाई को कॉमन कर लेंगे तो पाई कॉमन आउट हो जाएगा, और 64 और 36 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100। ये पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर अगर इधर जाके रूट हो जाएगा तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, आर का मान हो गया 10। लेकिन हमें बोला है क्या कि इसके व्यास की लंबाई बताना है। तो आर जब 10 होगा तो व्यास कितना हो जाएगा इसका दुगुना, 10 का दुगुना हो जाएगा 20, यानी हमारा जो है व्यास 20 मीटर होगा। बी ऑप्शन में है, इसलिए बी ऑप्शन जो है सही आंसर है। अगला है रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं, क्या वो डेजर्टिकोलस या फिर डेजर्टिमेलिया या डेजर्टिमेल्स। तो रेगिस्तान में जो जंतु पाए जाते हैं इन्हें डेजर्टिकोलस कहा जाता है, डेजर्टिकोलस। ए ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में कौन सा तथ्य उजागर हुआ है। ऊंची जाति 15.52% है, तो ये बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति जनजाति 21.33% है, ये भी बिल्कुल सही है। पिछड़ी जाति यानी जो बैकवर्ड कैटेगरी के लोग हैं वो 63.14% है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ सारे के सारे तथ्य जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ, कब हुआ था ये बताना है। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ था, तो ये हुआ था 1945 में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि a³ + b³ + c³ - 3abc को अगर a + b + c से भाग दे तो भागफल क्या प्राप्त होगा, ये बताना है। देखिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हो ये फॉर्मूला पर बेस्ड है। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो आप इसको बना ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a³ + b³ + c³ - 3abc को हम लोग लिख सकते हैं a + b + c और इंटू a² + b² + c² और -ab - bc और -ac, यानी इतना को हम जो है इतना लिख सकते हैं। तो बोला है इतना को इतना लिख सकते हैं। अब इतना में क्या करना है, a + b + c से भाग देना है। तो जब a + b + c से भाग देंगे तो ये a + b + c कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या a² + b² + c² - ab - bc - ac। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या किस में देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन इसलिए हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, 5 लड़के जो है यहाँ पे उत्तर की तरफ ऐसे मुंह करके बैठे हुए हैं, जैसे ये तो ठीक है। इसमें बोला है P जो है वो Q के दाएं है। P जो है यहाँ पे मान लेते हैं P है, तो P क्या बोला है Q के दाएं में है। तो दाएं में है तो इसका मतलब Q जो है ये बाएं में होगा। सॉरी क्या बोला है, P Q के दाएं में है। P जो है वो Q के दाएं में है, तो Q किधर होगा, Q हो जाएगा बाएं में हो जाएगा, P के बाएं में हो जाएगा। और बोला T Q के बाएं है। T जो है वो Q के किधर है, तो Q के बाएं में इधर होगा तो वो T होगा। और लेकिन R के दाएं में है, T जो है वो किसके दाएं में है, R के, तो इसका मतलब R इससे भी और भी क्या होगा बाएं होगा, तो ये R के दाएं में हो गया T। यदि P S के बाईं तरफ है, P जो है वो क्या है S के बाईं तरफ है, इसका मतलब S यहाँ पे होगा तब जाके P उसके बाईं तरफ होगा। तो बोला है तो उन सब में से मध्य में कौन होगा, सबसे बीच में कौन है, तो बीच में आ गया Q बीच में आ गया, इसलिए जो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे है, बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया था। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था, क्या अटल गार्डियन या नागासाकी गार्डियन या फिर धर्म गार्डियन। तो जापान और भारत के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ था उसका नाम था धर्म गार्डियन। क्या नाम था, धर्म गार्डियन नाम था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है, क्या वो सिंघारा है, कमल है या मखाना है। अगर आप एक तौर पर देखेंगे तो सिंघारा, कमल और मखाना ये सभी जो है जल में ही उगते हैं, और यहाँ पे इन सभी का जो है सही आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर आप बीपीएससी के नज़रिए से देखेंगे तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं को सही आंसर माना है। इसका मतलब यहाँ पे नदी से हमारा तात्पर्य है कि बहता हुआ नदी जिसमें पानी जो है काफ़ी तेज़ी से बहता है, तो ऐसे नदियों में कोई भी फसल नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है
हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों में एक परीक्षा में पूर्णांक क्रमशः 120, 140 और 100 है। एक छात्र इन विषयों में 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त करते हैं। वो विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 है में कितना अंक प्राप्त करे कि सभी चारों विषयों में प्राप्तांक जो है वो 60% हो जाए, यानी उसका जो औसत प्रतिशत है वो कितना हो जाए, 60% हो जाए। 120 क्या करता है, 120 पूर्णांक है, 140 से 100 है, और वो कितना लाता है, 40%, 55% और 45%, तो उसका एवरेज में 60% होना चाहिए। पहला देखेंगे तो 40% लाया है, कुल कितना है 120 में 40% लाया है, उसको 60% करना पड़ेगा, तो उसमें 20% और भी एक्स्ट्रा उसको जोड़ना पड़ेगा। तो 120 का अगर हम 20% निकालते हैं, 120 का 20% हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। उसके बाद 140 जो है फुल मार्क्स है, उसमें से वो कितना लाता है, तो 55% लाता है। 60% लाने के लिए उसे 5% और भी अधिक जोड़ना पड़ेगा, तो 140 का 5% निकालेंगे तो हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगला है 100, पूर्णांक कितना है 100 है, उसमें वो 45% लाता है, यानी उसे 100 में से और 15% अधिक लाना पड़ेगा, तो 100 में 15% अधिक, इसका मतलब 15 अंक और भी उसको अधिक लाना पड़ेगा। इन सभी अंकों को अगर जोड़ेंगे तो 7, 5, 12 और 4 16 का 6 हासिल, 1 और 1 2 और 4, यहाँ पे कितना आ गया 46 आ गया, यानी 46 अंक और भी चाहिए इन सभी में उसका 60% पूर्णे में। लेकिन बोला है कि विज्ञान का पूर्णांक जो है वो 180 है, तो इसमें कितना अंक लाए कि उसका पूरा जो है 60%, तो विज्ञान में भी कितना लाना पड़ेगा 60%, तो 180 का अगर 60% निकालते हैं तो वो हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, 180 का 60% कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है। तो 108 और जब 46 को आपस में हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा, यानी उसको जो विज्ञान विषय है इसमें 154 अंक लाने होंगे, तब जाके उनका सभी सब्जेक्ट जो है वो 60% होगा, ठीक है। औसत जो उसका पूर्णांक होगा वो 60% होगा, यानी कि 154 लाना पड़ेगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित में उपलब्धि थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010, भारतीय पुरस्कार 2019, मैथिली कांच ही बांस, हिंदी अनुत्तरित प्रश्न। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला है, निम्न में कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो 73वां संविधान संशोधन जो था ये 1992 में हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, और इसमें संविधान में पंचायती राज को जोड़ा गया था, और 74वां संविधान संशोधन भी इसी क्रम में हुआ था, यानी 1-2 साल के गैप में। तो 1991 से 1956 का जो 1996 का जो कार्यकाल था, ये कार्यकाल था पीवी नरसिम्हा राव का, यानी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और 1992 जो है इन्हीं के कार्यकाल में आता है, तो यही थे उस समय के भारत के प्रधानमंत्री। ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक भाषा में मोर्चा क्या बोलते हैं, मोर्चा बोलते हैं, यानी जंग क्या होता है, जंग हम लोग किसे कहेंगे, क्या हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड या फिर हाइड्रेट फेरस ऑक्साइड या केवल फेरिक ऑक्साइड। तो लोहा का ऑक्सीजन के साथ और जल के साथ मिलना ही क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। तो हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला है, अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। पी का विपरीत अक्षर बोला है, तो पी का अगर हम लोग स्थान देखें तो पी आता है 16 नंबर में। कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है, यानी इसका जो विपरीत वाला संख्या है वो कितने नंबर पे आएगा। तो जब भी कोई संख्या यानी कोई वर्णमाला है उसका मान और उसके विपरीत का मान का योग हमेशा 27 होता है। कितना होता है, हमेशा 27 होता है। इस बात को मान लीजिए, जैसे ए का मान है 1 और जेड का मान है 26, तो दोनों को जोड़ने से कितना आएगा 27, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो 16 में कितना जोड़ेंगे कि 27 होगा, तो 11 जोड़ने से होगा, यानी 11 जो होगा इसका विपरीत वाले का मान होगा। तो 11 में कौन आता है, के आता है, 11 में आता है के, तो ए ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं। क्या वो बिहार है, कर्नाटक है या फिर मध्य प्रदेश है। तो सर्वाधिक जो सागवान पाया जाता है वो पाया जाता है मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और भारत में सबसे अधिक जो वनों का विस्तार है वो मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लाइकेंस और शैवाल में लाइकेंस में शैवाल और कवक का रिश्ता पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहलाता है। क्या सहभोजिता कहलाता है, या आद्य सहयोग, या फिर सहकारिता। तो इनका जो है सहजीविता इनको कहा जाएगा,
शैवाल और कवक जो है ये एक दूसरे से फ़ायदा लेता है और दोनों को इसमें फ़ायदा होता है, तो इसे क्या कहेंगे? सहोपकारिता कहेंगे। सहोपकारिता कहेंगे, यानी इनमें जो सहजीवी संबंध पाया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका परिमाप 26 सेंटीमीटर है, तो इसमें लंबाई क्या होगा ये बताना है। यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई जो है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और परिमाप जो है 26 होता है, 26 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 2 इंटू एल प्लस बी का मान हो जाएगा 26। तो 2 इंटू एल प्लस बी का मान 26 है, इसका मतलब एल प्लस बी का मान कितना हो जाएगा? तो 26 का आधा हो जाएगा 13। अब यहाँ पे ऑप्शन से देखिए, अगर इसका लंबाई 8 लेते हैं तो चौड़ाई कितना होगा? 13 बनाने के लिए चौड़ाई कितना होना पड़ेगा? 5। तो 8 और 5 को गुना करने से क्या 30 आएगा? नहीं आएगा, 40 आएगा। तो ये इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। अगला लेते हैं 10। अगर लंबाई 10 होगा तो चौड़ाई होगा 3। 10 और 3 को गुना करने से 30 आ जाएगा। आ जाएगा, दोनों ही इसमें फिट बैठ गया, दोनों ही समीकरण में फिट बैठ गया। इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा। इस आयत की लंबाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं? यांत्रिक उत्तक का अभाव, या फिर वायुतक की उपस्थिति, या सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति। तो जलोद्भिद बनाने के कारण इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? क्या भारत का नस्लीय मानचित्र है? तो नहीं, ये भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। तो भाषा मानचित्र जो है वो क्या है? लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। ये भारत का प्राकृतिक मानचित्र है, तो ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन जो है हमारा वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? क्या वो अवतल दर्पण है, समतल है, या फिर उत्तल है? तो गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में चीज़ें छोटी छोटी दिखाई पड़ती है, इसलिए सारा का सारा चीज़ जो है पीछे वाली चीज़ें वो दिख जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत की विदेश नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है, ये भी सही है। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? यानी ये वही कारगिल जहाँ पे युद्ध हुआ था चीन के साथ भारत का। इस कारगिल का जो है, ये कारगिल कहाँ, किस नदी के किनारे है? क्या वो सुरु नदी, झेलम नदी, या फिर सिंधु नदी? तो कारगिल जो है वो सुरु नदी के किनारे पर है। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। ए कितना दिन लगाता है? 15 दिन लगाता है, और बी जो है वो 8 दिन लगाता है। तो इसका अगर हम देखें 15 8 120, 120 काम है, तो 15 जो है 15 8 है, यानी ये 8 काम करता है, और बी जो है यानी 8 जो है यानी 15, इस तरह से करेंगे तो ये 15 काम करता है। ए जो है 8 काम करता है तो ज़्यादा समय लगाता है, और बी जो है 15 काम करता है तो वो 8 दिन का समय लगाता है। तो बोला है कि जबकि बी और सी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करता है। बी और सी मिला करके कितना दिन में पूरा करता है? 4 दिन में। बी अगर 8 काम करता है, बी अगर 8 काम करता है, सॉरी 8 दिन में पूरा करता है, वो 15 काम करता है, ठीक है। तो 4 दिन में पूरा करेगा बी और सी मिल करके। इसका मतलब है कि सी को भी बी के बराबर काम करना पड़ेगा, यानी बी को भी 15 काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है सी भी क्या करेगा? सी भी जो है वो 15 काम करेगा। बी भी 15 काम कर रहा है, ए 8 काम कर रहा है, और सी भी 15 काम करेगा। तो क्या बोला है? ए और सी उस काम को x दिन में पूरा करते हैं। ए और सी को अगर जोड़ते हैं तो ए जो है 8 काम करता है और सी जो है 15 काम करता है, तो दोनों मिलकर 23 काम करता है। मान लेते हैं 23 दिन में पूरा करेगा। जबकि ए और बी मिलकर उसे y दिन में पूरा करते हैं। तो ए और बी को अगर जोड़ लेते हैं तो ये 15 काम, सॉरी ए जो है 8 काम करता है और बी जो है 15 काम करता है, दोनों मिलकर 23 काम करता है। मान लेते हैं कि 23 दिन में पूरा करेगा। तो बोला है कि x और बटे y का मान क्या होगा? तो x का मान आया 23 और y का मान भी आया 23। दोनों आपस में कैंसिल होने से कितना आएगा? 1 आएगा। 1 है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण हेतु अन्न की कमी, 1956 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन,
तो जो लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने सारी ही चुनौतियों का सामना किया था। ये जो है उपयुक्त में से एक से अधिक इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? क्या वो भूटान, नेपाल और सिंगापुर है? तो ये नहीं होगा। गुयाना, बुरुंडी या पराग्वे है? तो ये भी नहीं होगा। तुर्की, स्वीडन और इटली? तो जी हाँ, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। तुर्की, स्वीडन और इटली ने यह काम किया है। अगला प्रश्न है, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम का प्रयोग होता है। तो एसपीएम से तात्पर्य है क्या दृढ़ीकृत कणिक तत्व है, या फिर निलंबित कणिका तत्व है, या घुलनशील कणिका तत्व है? तो एसपीएम से तात्पर्य है निलंबित कणिका तत्व। बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? खाद्य श्रृंखला के बारे में बताना है। घास, हिरन और बाघ। देखिए घास जो है वो मतलब हिरन जो है घास को खाता है और हिरन को बाघ खाता है। घास को हिरन खाता है और हिरन को बाघ खाता है, तो एक प्रकार से एक खाद्य श्रृंखला बना रहा है। अगला है घास। घास को मछली खाता है तो जी खाता है, और मछली को गाय खाता है तो नहीं खाता। ये खाद्य श्रृंखला नहीं है। घास को खरगोश खाता है, बिल्कुल सही, लेकिन खरगोश को हाथी खाता है तो नहीं खाता है। हमारा यहाँ पे जो खाद्य श्रृंखला बनाता है वो बनाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? क्या वो जगदीशपुर, चंपारण या फिर पटना? तो वहाबियों का जो आंदोलन का केंद्र था वो कौन सा था? पटना था। ठीक है, पटना में वहाबी लोग आंदोलन करते थे। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लोह स्तंभ स्थित है। यानी जो लोह स्तंभ है यानी आयरन पिलर है, ये इसमें अभी तक भी जंग नहीं लगा है, जो कि प्राचीन भारत का क्या है, एक आश्चर्य है। तो ये कहाँ पे स्थित है? क्या पुणे में है, दिल्ली में है या लखनऊ में है? तो आयरन पिलर जो है यानी लोह स्तंभ ये दिल्ली में है। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? देखिए यहाँ पे हम सिर्फ उदारीकरण की बात नहीं करेंगे बल्कि एलपीजी नीति यानी सरकार के द्वारा एलपीजी नीति लाया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण और निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सारे ही जो है 1991 में एलपीजी नीति को अपनाया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था कहाँ तक? क्या ग्रामीण बंगाल तक, या ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग तक, या फिर शहरी शिक्षित वर्ग तक? तो देखिए ब्रह्म समाज का स्थापना किया था राजा राम मोहन रॉय ने, और ब्रह्म समाज का स्थापना 1928 ईस्वी में उन्होंने किया था। 1928 ईस्वी में, ठीक है, सॉरी कब किया था? 1928 में, बल्कि 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था, और ये केवल शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। ठीक है, सी ऑप्शन जो हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में प्रॉब्लम को PME इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में नंबर्स को कैसे लिखेंगे? देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को यहाँ लिखते हैं PROBLEM। तो प्रॉब्लम इस तरह से लिखा गया है, तो उसको कैसे लिखा गया है? MPERLO और B, यानी कि लास्ट वाला जो M है उसको यहाँ पे लाया गया है। तो हम भी S, नंबर्स का S को क्या करेंगे, यानी इसको हम शुरू में करेंगे, लास्ट वाले S को। उसी प्रकार से R जो है ये दूसरे स्थान पर है, यानी उसके बाद E को देखते हैं, तो E जो है लास्ट में दूसरे स्थान पर है, तो उसको यहाँ पे तीसरे स्थान में किया गया है। तो E को हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, यानी इसका जो यहाँ पे R है, R को भी हम तीसरे स्थान पे करेंगे। उसके बाद जो L है, L को क्या किया गया है, लास्ट के तीसरे स्थान में रखा गया है। तो यहाँ के E को हम क्या करेंगे, लास्ट के तीसरे स्थान में रखेंगे। ठीक है, लास्ट के तीसरे स्थान में। B जो है यहाँ पे सबसे बीच में है, तो यहाँ पे सबसे बीच वाला क्या है, B है, इसको हम किस में रखेंगे, तो सबसे लास्ट में रखेंगे, B को सबसे लास्ट में। उसके बाद O को रखा गया है सेकेंड नंबर पे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम भी क्या करेंगे, M को यहाँ पे रखेंगे, M को यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद R को कहाँ रखा गया है, तो R को रखा गया बीच में, तो हम यहाँ के U को क्या करेंगे, बीच में रख देंगे। उसी प्रकार से P को सेकंड में रखा गया है, तो हम N को क्या करेंगे, सेकंड में रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा, SNRUEMB, SNRUEMB। देखिएगा C ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। सेम उसी तरह से स्थान परिवर्तन कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो C ऑप्शन में है, C ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? कुकी समुदाय के साथ आरक्षित नौकरियों में मैतेई समुदाय को हिस्सा दिया जाना,
मैतेई समुदाय के पास संसाधनों की कमी, मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना। तो ये सारे ही सारे जो है मणिपुर में हिंसा का कारण था। ठीक है, ए भी सही होगा, बी भी, सी भी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला है, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? क्या वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, या फिर भारतीय जनता पार्टी है, या समाजवादी दल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी को माना गया है। बी ऑप्शन को यहाँ पे सही आंसर माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई है 2a और 2b, तो इसका परिमाप क्या होगा? देखिए, एक समचतुर्भुज क्या होता है, तो बिल्कुल ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे इसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे पर लंब होता है। विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे पर लंब होता है। तो इसके विकर्णों की लंबाई दिया गया है, एक जो विकर्ण है उसकी लंबाई 2a है। 2a है मतलब यहाँ से यहाँ तक a होगा, यहाँ से यहाँ तक a होगा, और एक का दिया हुआ 2b, तो यहाँ से यहाँ तक b होगा और यहाँ से यहाँ तक b होगा। तो हमें इसका परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने के लिए हमें एक भुजा निकालना पड़ेगा। एक भुजा हम कहीं से भी निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं एक भुजा। तो ये जो एक क्या निर्माण करेगा, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। और समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दिया हो तो तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। और हमें सबसे लंबा भुजा निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे एक भुजा हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका परिमाप निकालना है, यानी इसको कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया? क्या वो कच्छ सेतु था, सुदर्शन सेतु था, या फिर द्वारका सेतु था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदर्शन सेतु था। कौन सा सेतु था, सुदर्शन सेतु था। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा सबसे अधिक है? क्या वो पोषक स्तर के प्रथम उपभोक्ता हैं, या उच्चतम पोषक स्तर के उपभोक्ता हैं, या फिर उत्पादक हैं? तो जो सबसे अधिक ऊर्जा होती है वो किसके पास होती है, उत्पादक के पास होती है। ठीक है, और ऊर्जा का जो 10% है वो अलग अलग पोषी स्तर तक स्थानांतरित होता है। तो सबसे अधिक जो ऊर्जा होती है उत्पादक के पास होती है। सी ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा? देखिए, नीले लिटमस पत्र को अगर लाल करेगा इसका मतलब क्या होगा, वो अम्ल होगा। जो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है वो अम्ल होता है। तो अम्ल कौन होगा, वॉशिंग सोडा का घोल। तो सोडा जो होता है वो क्षारीय होता है, ये नहीं होगा। सिरका, सिरका क्या है, एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। तो सिरका क्या है, एक अम्ल है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बेकिंग सोडा का घोल, तो बेकिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है, वो भी क्षारीय होता है, वो अम्लीय नहीं होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्या वो पाकिस्तान के साथ है, नेपाल के साथ है, या बांग्लादेश के साथ है? तो सबसे अधिक अगर सीमा रेखा की लंबाई बोले तो वो बांग्लादेश के साथ है। भारत का 4096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का। कितने का, 106 किलोमीटर का। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? क्या वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, सोन नदी है, कोसी नदी घाटी परियोजना है? क्या है, तो सबसे पुरानी परियोजना के बारे में बोला है तो हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 77 और 3x प्लस 2y बराबर 73 है को संतुष्ट करने के लिए x और y का मान क्या होना चाहिए? देखिए, यहाँ पे ऑप्शन से हम हल करते हैं। ऑप्शन में पहला यहाँ पे x के जगह में अगर रख देते हैं 12, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। और दूसरा में रखेंगे 18, तो 18 या 54। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या 77 आता है, नहीं आता है। ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा को देख लेते हैं, तो 11 दूनी 22 और 19 या 57। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 77 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ए और बी दोनों में नहीं आएगा। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा तो क्या करेंगे, 13 दूनी 26 और 17 या 51, इन दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा, 77 आएगा। यानी पहला जो समीकरण में है सी ऑप्शन संतुष्ट हो रहा है पहला समीकरण में। दूसरा में भी देख लेते हैं, तो दूसरा में है यहाँ पे 3x, तो 13 या 39 हो जाएगा, और प्लस 2y है, तो 2y यानी y की जगह में 17 रखेंगे तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। दोनों को जोड़ते हैं, 9 4 13 का 3 हासिल बचाएगा, 3 3 6 7 73 आता है। यानी कि सी ऑप्शन जो है दोनों ही समीकरणों में संतुष्ट होता है। तो हमारा सी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत में न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया? क्या वो 42वां संविधान संशोधन है, या फिर 43वां है, या फिर 40वां संविधान संशोधन है? तो 42वां संविधान संशोधन जो है ये न्यायपालिका को क्या कर दिया? संसद के अधीन बना दिया। ए ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? क्या वो तिब्बत है, ताइवान है, या मकाऊ है? तो इसका सही आंसर जो माना गया है वो ऑप्शन डी को माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं? क्या वो सवाना कहलाता है, कृषि वन, या फिर वर्षा वन? तो छितरे हुए घास जहाँ पे पाए जाते हैं ऐसे मैदानों को सवाना मैदान कहा जाता है, सवाना घास के मैदान। ए ऑप्शन जो है वह सही आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अब जो कुछ ही प्रश्न बचे हैं। प्रश्न है कि 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? देखिए, तो सबको पता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, लेकिन संस्थापक कौन थे? तो वो थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। और इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है वो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। यहाँ पे देखिएगा किसी भी ऑप्शन में ए.ओ. ह्यूम नहीं दिख रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना हुई थी बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, और कांग्रेस के प्रथम जो सत्र थे इसमें 72 लोग शामिल थे। कितने लोग शामिल थे? 72 लोग। अगला प्रश्न है, किस तरह से हमें एक दिया गया है इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिएगा प्रश्न को, तो प्रश्न काफ़ी आपको लंबा दिखेगा, और इसको जब हल करने बैठिएगा तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा। तो मेन है कि आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो ये 467 359, यहाँ पे भी 467 359 है। इसको अगर हम ए और बी मान लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, यही है ऊपर में, और नीचे में क्या दिया हुआ है, तो इसको अगर a माने हैं तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर में आपको दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो ये जो है ये किसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का विस्तारित रूप है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ऊपर वाले के जगह में हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में भी क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा में है, और इस पूरे का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 2 आएगा। यानी हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है कि अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की, या कुछ मूल अधिकार रखने की, या फिर निर्णय निर्माण में भागीदारी की। तो इसका जो सही आंसर माना गया है वो बी ऑप्शन को माना गया है, कुछ मूल अधिकार रखने की। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? यानी किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलता है? क्या वो नागालैंड है, मिजोरम है, या फिर मेघालय है? तो इन राज्यों में से सबसे अधिक जो जनजाति देखने को मिलता है वो मिजोरम में देखने को मिलता है। ठीक है, पी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? देखिए, पारिस्थितिक पिरामिड ऐसा होता है, ठीक है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है पिरामिड में वो क्या होता है? 10% इस प्रकार से प्रथम पोषी स्तर से दूसरे स्तर से प्रवाहित होता है। तो ऊर्जा के पिरामिड को हम जो है क्या कर सकते हैं? उल्टा सीधा दोनों तरह से नहीं कर सकते हैं। इसमें जो है ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ठीक है, तो इसको हम उल्टा सीधा नहीं कर सकते हैं। बाकी संख्या पिरामिड और जीव भार का जो पिरामिड होता है इन दोनों को उल्टा और सीधा दोनों प्रकार से देखा जा सकता है। तो इसमें जो है ए और बी सही आंसर होगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाला अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? क्या 21.5, 21.8 या फिर 21.3? तो मुंबई और नई मुंबई को जो जोड़ने का काम करता है अटल सेतु, इसका लंबाई 21.8 किलोमीटर। कितना है? 21.8 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखिए हमारे जो है पूरा संपूर्ण सेट बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए संपूर्ण सेट, जिसमें 120 प्रश्नों को हम लोगों ने आज के इस वीडियो में कवर किया, सारा का सारा जीएस पोर्शन। ठीक है, तो आप अपना जो स्कोर है वो 120 में से कितने सवालों को हल कर पाए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अगर आप इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।